बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कि इलेक्शन के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। तो दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर हमारे हाथ खुले हैं तो दूसरी सियासी जमातों को भी मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हर सियासतदान जेल के बाहर हो। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शिद्दत इख्तियार कर दी गई है, मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं और इस जंग के असरात क्या पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे जी, पूरी दुनिया में मुरतब होंगे। और ये जो है ये जब से बात चली थी ना सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की, तो मेरा इस दौरान ये मौक़िफ़ रहा हमेशा, जो ऑन रिकॉर्ड में बात कहता रहा कि ये इतना आसान, इतना सहल नहीं होगा ये सारा मामला। अब इसमें जो आज हुआ सुबह 6 बजे मकामी वक्त जो कि इसराइल का है, तो गज़ा से जो है वो समंदरी, बहरी, ज़मीनी हमले हुए, एक साथ शुरू हो गए। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये गज़ा को वहाँ चूँकि जाने का इत्तेफाक हुआ है, गज़ा सही, मिस्र के रास्ते आप जा सकते हैं या इसराइल के रास्ते जा सकते हैं, क्योंकि इसके गज़ा की पट्टी है। सही। और ये जो पट्टी है ये 41 किलोमीटर तवील एक ऐसे बिल्कुल एक पट्टी है, ज़मीनी पट्टी। ठीक है। और ये इसका जो सबसे चौड़ा इलाका है वो 6 से 12 किलोमीटर तक है। 6 से 12 किलोमीटर तक ये चौड़ा इलाका है। अगर आप इसको देखें, ये पट्टी है, तवील पट्टी, ठीक है। और भी अगर नक्शा हो तो हम उसमें भी दिखा सकते हैं। और ये जो है ये 365 मुरब्बा किलोमीटर है इसका पूरा इलाका, यानी ये ऐसी एक तवील पट्टी है। अच्छा, अब इस पट्टी को अगर हम देखें तो इसमें आपको, अगर हम यहाँ रोकें, इसको यहाँ स्टॉप करें। अच्छा, अब इसको इस गज़ा की ज्योग्राफी क्या है, आप ये देखें, आप इसको ज़रा होल्ड करेंगे इसको प्लीज़, मैप को। अच्छा, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ये है कि इसके शुमाल में और मशरिक में इसराइल है, दो तरफ इसराइल है, ये नोट करें, जो ब्लू है, ठीक है। यानी ये एक तरह से लैंडलॉक है। लैंडलॉक इसलिए मैं नहीं लफ्ज़ यूज़ कर रहा क्योंकि एक तरफ इसके समंदर है, तो दो तरफ इसके इसराइल है, और नीचे जो ग्रीन है वो मिस्र है, और वो सामने जो है, यानी जो पानी है वो मेडिटेरियन सी है, जिसको हम बहर रोम भी कहते हैं और बहर अबियद अल असवद भी कहते हैं, अबियद अल मुतवसत भी कहते हैं। अच्छा, बहर अबियद इसको इसलिए कुछ लोग कहते हैं क्योंकि बहर अहमर, ये कलर्स के हिसाब से भी समुद्रों को कुछ अरब पुकारते थे, तो बहर अहमर भी है, बहर असवद भी है, ब्लैक सी, तो ये इसको बहर अबियद भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको बहर रोम या मेडिटेरियन सी कहा जाता है। तो इसके गज़ा को आप देखें तो छोटी सी, बिल्कुल ये गज़ा जो नज़र आ रहा है, अगर आप पूरा नक्शा देखें तो उसमें बहुत छोटी सी एक पट्टी है, वो जो नज़र आ रही है गज़ा स्ट्रिप, इसराइल के बिल्कुल इस तरफ, ये वेस्ट बैंक के दरमियान में इसराइल है। अब देखें नक्शे में कितना छोटा है, कितना छोटा इलाका है गज़ा का, और यहाँ 20 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख की यहाँ पे आबादी है। और अगर आप इसको, हम इस स्लाइड को दिखा सकें कि हाउ बिग इज़ गज़ा, तो गज़ा में 20 लाख लोग रहते हैं, और ये दुनिया के चंद सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। ये इसका साइज़ इतना है जितना जनूबी अफ्रीका का केप टाउन शहर है, ठीक है। अच्छा, या फिर एबर्ट्सफोर्ड है कनाडा का, या डेट्रॉय यूएस का, या लखनऊ है भारत का, यानी ये इतना छोटा सा इलाका है। सही। अब ये जो गज़ा है, यहाँ से हमले हुए, गज़ा में हमास है, और जो मगरबी किनारा है वहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसको फतह भी कहते हैं, जो कि यासिर अरफात वाली फतह, जिसको अब महमूद अब्बास जिसकी क़यादत करते हैं और जो कि सदर हैं। गज़ा जो है वो हमास के पास है। हमास 1987 में कायम हुई थी, और हमास की अहमियत, 3-4 बातें हमास की अहम है।
पहली बात तो यह है कि हमास जो है वो अख्वानुल मुस्लिमून से मुतासिर है, सही, और वो एक इस्लामी रियासत की बात करती है। जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जो यासिर अरफात की जो अलफतह है, वो उसमें क्रिश्चियंस भी थे, फ़लस्तीनी थे लेकिन क्रिश्चियंस भी थे, उसमें और भी मज़ाहिब के लोग थे। तो हमास लेकिन जो है वो एक मुस्लिम तंजीम है। दूसरी बात जो हमास की है वो ये है कि शेख अहमद यासीन जिन्होंने ये 1987 में इसको बनाया, तो उस वक्त 1900 ये शेख अहमद यासीन जो हैं, ये 12 साल इनकी उम्र थी। तो उस वक्त ये फुटबॉल गालिबन खेल रहे थे, इनका एक्सीडेंट हुआ और ये तमाम जिस्म इनका जो था वो माजूर हो गए, तमाम जिस्म से, क्वाड्रिप्लेजिक जिसे कहते हैं, और साथ ही बड़ी हद तक नाबीना भी हो गए। फिर ये मुख्तलिफ मदारिस में पढ़ाते रहे, मसाजिद में खुतबात वगैरह देते रहे। इन्होंने फिर 1987 में जब ये पहली इंतिफादा शुरू हुई थी, वहाँ से एक कैंप से निकले मजदूरी करने के लिए कुछ फ़लस्तीनी, उनको कुचल दिया इसराइली फ़ौज के टैंक ने। तो इंतिफादा शुरू हो गई, कई साल तक जारी रही वो। इस दौरान हमास कायम हो गई और हमास जो है वो कायम हुई, और हमास जो है वो उसने फिर ज़ोर पकड़ा गज़ा के इलाके में। गज़ा के इलाके से ही ये कायम हुई थी। अब्दुल अजीज़ अल रंतेसी इनके साथी थे, उन्होंने इनके साथ मिलकर हमास कायम की। सुन्नी मुस्लिम मुझे बड़े कम फ़लस्तीनियों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे सुन्नी ही मिले हैं फ़लस्तीनी, अक्सरियत तकरीबन सारे ही सुन्नी मिले हैं। लेकिन फिर इनका हिजबुल्लाह के साथ एक कनेक्शन जो बनता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो उसके बाद ये हुआ कि 2004 में ये कवर किया हमने, ये इवेंट मैंने कवर किया हुआ है व्यूज़ न्यूज़ में, ये सारे इवेंट्स। 2004 में इनको शहीद कर दिया, शेख अहमद यासीन को। सुबह की जब ये नमाज़ पढ़ के निकले तो उस वक्त ये हुआ कि वो अपाची हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल और मस्जिद के बाहर ये शहीद हो गए अपने साथियों के साथ। इनकी जगह फिर इनके जो साथी थे अब्दुल अजीज़ रंदेसी, उन्होंने संभाल ली। अगले महीने 2004 में ही उनको भी शहीद कर दिया। उसके बाद इनकी जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल अंडरग्राउंड चली गई। खालिद मिशाल दमास्कस चले गए, कुछ लोग कुवैत चले गए, कुछ लोग आगे पीछे हो गए, लेकिन कुछ लोग लेबनान चले गए। लेकिन ये है कि वो इनकी लीडरशिप उसके बाद जो है वो अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टारगेट पे आ गई थी मोसाद और इसराइल के। और उस ज़माने में ये ज़ाहिर है कि ये भी भरपूर हमले कर रहे थे, खुद कुछ हमले हो रहे थे, वहाँ पे बसों पे अटैक्स हो रहे थे। ये तो हमास भी एक्टिव थी, तो इस्लामी जिहाद भी एक्टिव था, तो ये सारी जो मुसल्लह तंजीमें ये एक्टिव थी। तो इस दौरान ये हुआ कि इज़्ज़तुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड इनकी जो फाइटिंग फोर्स है, जो अस्करी विंग है इनका, जो लड़ रहा है इस वक्त, सही, इज़्ज़तुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड, इज़्ज़तुद्दीन जो है वो इनके एक रहनुमा थे जो 1920 और 30 की दिहाई में जो मतलब अभी के कोई रिसेंट नहीं, उस ज़माने में उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी हुई हैं, फ्रांस के अगेंस्ट, बरतानिया के अगेंस्ट, लिबिया में भी वो रहे, वो जो हैं वो लिबिया में भी रहे, वो शाम में भी रहे, वो काफ़ी, और फिर उनको ब्रिटिश पुलिस ने उनको शूट कर दिया। तो वो जो हैं वो 1920 और 30 की दिहाई में बड़े फाल थे। उनके नाम पे इज़्ज़तुद्दीन क़स्साम ब्रिगेड का नाम जो है वो रखा गया है। अच्छा, अब ये जो है ये गज़ा, यहाँ पर हमास है, और हमास के फिर जब इलेक्शंस हुए तो 2006 में तो महमूद अब्बास सदर मुंतखब हो गए और इस्माइल हनिया जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उसके बाद दोनों की लड़ाई हुई आपस में, और अगर आप देखें कि आज भी फ़लस्तीन के मुंतखब वज़ीर आज़म कौन है, तो हमास के इस्माइल हनिया हैं, और सदर जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वो महमूद अब्बास हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया जो है ज़्यादातर वो तस्लीम करती है महमूद अब्बास को, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, लेकिन मुंतखब वज़ीर आज़म वो थे, लेकिन वो उनको तस्लीम नहीं किया जाता। और कई मुल्क जो है हमास को वो दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, कई मगरबी ममालिक। लेकिन इसमें जो एक बात बड़ी दिलचस्प है वो ये कि गज़ा एक, यानी ज़ाहिर है कि गज़ा की पट्टी जो है यहाँ पे कोई
मस्जिद अक्सा या कोई मुक़द्दस मकामात तो नहीं है, वो तो सारे मगरबी किनारे पे हैं। पहले बात कर चुके हैं, यरूशलेम मशरिकी यरूशलेम में है। मशरिकी यरूशलेम और यरूशलेम जो है वो मगरबी किनारे पे वेस्ट बैंक में। ये जो है गज़ा, ये एक पट्टी है बिल्कुल सेपरेट। लेकिन गज़ा जो है इसकी ये जो है ये हज़रत खालिद बिन वलीद के दौर में ये इलाका सारा फतह हुआ था और हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पे ये सारा इलाका जो था ये उनके दौर में ये फ़तह हुआ, मुसलमानों ने फ़तह किया। और फिर उसके बाद इस इलाके से जो हैं वो इमाम शाफ़ी यहाँ पैदा हुए थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वो जो हैं वो गज़ा से थे। गज़ा में ही उन्होंने अपना बचपन गुजारा। ये सल्तनत उस्मानिया के पास चला गया और उससे पहले सल्तनत उस्मानिया के पास जाने से पहले जो है ये वो इलाका है जहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सलीबी जंग भी हुई। और यहाँ पर जो है वो फिर ये थोड़े से इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया उस्मानी दौर में। और मोहम्मद अली पाशा जो कि जदीद मिस्र के बानी करार दिए जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो सल्तनत उस्मानिया के अंडर नहीं हूँ। तो मैं वो हालांकि उनको भेजा था नेपोलियन से लड़ने के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट से, ये फ्रांस जब यहाँ आ गया था तो मिस्र में। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो यूनान के कुछ इलाके, शाम, नजद, हिजाज, ये गज़ा के इलाके, ये मिस्र, ये सारे इलाके जो थे मोहम्मद अली पाशा जो कि जदीद मिस्र के बानी कहलाते हैं उनके पास रहे। और फिर जब सल्तनत उस्मानिया टूट गई तो ये ब्रिटेन के अंडर आ गया गज़ा। सही। और जब 1948 की जंग हुई, अरब इसराइल जंग, जब इसराइल कायम हुआ, जंग छिड़ गई, तो उसके बाद ये यहाँ पे गज़ा जो था ये मिस्र के अंडर आ गया। सही। और मिस्र इसको देखता रहा, ये मिस्र का एक हिस्सा बन गया लेकिन काफ़ी हद तक खुद मुख्तार रहा। और फिर जमाल अब्दुल नासिर जो बड़े लीडर मुसलमान दुनिया के, वो पैन अरबिज़म की जब वो उनका ये था कि अरब ममालिक किसी तरह जमा होते हैं, कौम परस्ती की उन्होंने। तो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम से उन्होंने शाम और मिस्र को जोड़ने की कोशिश की और वो नहीं जुड़ सके। कुछ अरसे वो रही, शाम और मिस्र का इत्तेहाद रहा, गज़ा भी उसमें शामिल हो गया, लेकिन वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ज़्यादा अरसे चली नहीं, वो बगावत हुई और सीरिया उससे अलग हो गया। बाद में अनवर सादात ने आके जो है वो 71 में 72 में शायद उसको ऑफिशियली ख़त्म किया, लेकिन वो नाम चलता रहा यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। इसमें शुमाली यमन का हिस्सा भी था, किंगडम ऑफ यमन, ठीक है। और इसकी वजह से ये सोवियत यूनियन इसको सपोर्ट करता था। जमाल अब्दुल नासिर की ये जो मूव थी पैन अरबिज़म की, इसको सोवियत यूनियन पसंद करता था और सोवियत यूनियन की खामोशी से हमायत भी करता था सोवियत यूनियन। और इसके मुकाबले में जो अमेरिका का कैंप था उसमें ज़ाहिर है कि ये अरब ममालिक, जो खलीजी अरब ममालिक और ईरान, ये यहाँ पे मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिकन कैंप थे, इसीलिए फिर आपस में बनी नहीं बहुत ज़्यादा। जमाल अब्दुल नासिर चूँकि एक मतलब जमाल अब्दुल नासिर और शाह फैसल मरहूम दोनों हमारे लीडर्स, लेकिन दोनों के दरमियान फिर एक मामला तो अच्छे नहीं रहे। अच्छा, बहरहाल तो वो यमन भी एक हिस्सा बन गए। तो कोल्ड वॉर के अंदर यहाँ पे ये चलते रहे, मुल्क आपस में आमने सामने खड़े रहे। अच्छा, गज़ा जो है फिर उसके बाद लेकिन ये हुआ कि ये 67 की जब जंग हुई तो गज़ा जो है वो निकल गया। कुछ मामलात पे तो देखें ना, आप सोवियत कैंप पे है तो अमेरिकन कैंप पे, तो ये तो कुछ मामलात पे सब एक हैं, जिसमें से एक फ़लस्तीन का इशू है। तो उस वक्त ये हुआ कि 67 की जंग में जो है वो गज़ा निकल गया, सिनाई का काफ़ी इलाका इजिप्ट के हाथ से निकल गया, और जो है वो गोलान की पहाड़ियाँ निकल गईं शाम से। 73 में उन्होंने फिर लेने की कोशिश की, अक्टूबर वॉर जिसे कहते हैं। ये 6 अक्टूबर 1973 को शुरू हुई थी यौम कपर जंग जो है। तो उसमें गोलान की पहाड़ियाँ निकल गईं, उसमें बड़ी शिकस्त हुई अरब मुल्कों को। ये वही 1973 का ये वो जंग है जिसके दौरान सऊदी अरबिया ने ऑयल बंद कर दिया था। सही। और सऊदी अरबिया हालांकि, यानी मैंने कहा ना, कुछ मुल्कों कुछ मामलात पे सब एक हैं, तो उसमें से एक
फ़लस्तीन का मसला भी फ़लस्तीन है, का मसला भी है। चाहे मिस्र हो चाहे वो। तो सऊदी अरब ने ओपेक बंद किया, जिसका फिर कहा बयान होता है कि शाह फैसल शहीद को उसका वो मुआवजा भी भुगतना पड़ा। तो ये जो है, और कहा जाता है कि फिर ऑयल को एज अ वेपन यूज़ किया गया, और बाद में फिर बहुत सख्त दुनिया ने देखा कि ये वेपन के तौर पे ऑयल किस तरह यूज़ हो सकता है। बहरहाल, तो ये उसके 50 साल पूरे हुए थे कल। सही। ये जो यौम कबर वॉर थी, ये 6 अक्टूबर 1973 को, तो 6 अक्टूबर 2023 को इसके 50 साल पूरे। तो इसके 50 साल पूरे हुए तो अल सुबह जो है वो हमास ने धावा बोल दिया। अच्छा, अब धावा बोला उन्होंने, तो इनकी पूरी जो डिफेंस, ये तो लेटेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है ना, कि इसमें आयरन ड्रोम भी है, तो इनके पास खुदा जाने क्या क्या, F-35 और ये और वो सारे। लेकिन ये सारे सोए हुए थे या क्या था, या इनको खबर ही नहीं थी। वो जो है वो ऊपर से फ़ज़ाई हमला भी उन्होंने किया, ग्लेडिएटर फॉर्म में वो ऊपर से आए, ज़मीनी अटैक भी किया, समंदर भी ब्लॉक किए, और वो इसराइल के अंदर पेनिट्रेट कर गए। और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ 26-27 जगहों पे उनकी लड़ाई हो रही है हमास की। और हमास की ये जो लड़ाई है, इसमें जो है वो, अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें उनका जो बड़ा, उन्होंने कुछ 52 के करीब लोगों को, इसराइल के फौजियों को उन्होंने यरगमाल बना लिया। सही। ये मैं इसराइल का मीडिया ही कोट कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई गलत फहमी हम करो वो ना रहे। लेकिन इसमें जो बात है वो ये है कि एक तो उन्होंने यहाँ पर यरगमाल बना लिया है कोई 52 लोगों को। सही। अच्छा, 52 लोगों को उन्होंने यरगमाल बना लिया है, यानी 52 सिपाहियों को। ठीक है। और ये 52 सिपाहियों में जो है वो, अच्छा उससे पहले मैं 7वीं स्लाइड यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये अगर हम दिखा सकें, 7वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो 7वीं स्लाइड में कुछ इस तरह से है कि ये इस्माइल, ये ज़ाहिर है कि उनकी ऑफिशियल साइट है हमास की। तो इन्होंने पहले तो इस्माइल हनिया ने कहा कि ये जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन, और ये जो है ये जिसको उन्होंने कहा है कि अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है, ठीक है, तूफ़ान अल-अक्सा। तो ये तूफ़ान अल-अक्सा का इन्होंने अनाउंस किया, और साथ ही फिर ये नमाज़ पढ़ते भी नज़र आए, शुक्राने की नमाज़ पढ़ते हुए। ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि इस वक्त ये टर्की में है, कतर में है, या किसी और अरब मुल्क में है, ये कहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जहाँ पर भी हैं ये बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं सारी सूरत हाल, और निगोसिएशंस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसराइली फ़ौजी उठा के ले गए, इसराइली फ़ौजी उनके पास चले गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये फिर उसके बाद दूसरा इशू ये इसमें हुआ कि ना सिर्फ उन्होंने, बल्कि 11वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ये जो बयान है ये है महमूद अब्बास का। महमूद अब्बास जो हैं उन्होंने भी इसकी हमायत कर दी, यानी महमूद अब्बास ने भी इसकी हमायत कर दी इस जंग की जो हमास ने छिड़ी, और कहा कि ये फ़लस्तीनियों को अपने दिफा करने का मुकम्मल तौर पे हक़ है। अच्छा, ये हो गया इनका दूसरा मामला। लेकिन इसमें जो एक जो यानी मूसा मोहम्मद अबू मरजूक, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो गई है, मुझे नहीं पता वो कितना बाहर बैठ के, वो एक ज़माने में वो कुवैत में बैठ के इसको कंट्रोल कर रहे होते थे। ये सारी जो हमास की एक्टिविटीज़ थी कुवैत में होते थे, कभी वो किसी और अरब रियासत में चले जाते थे, वो टर्की में भी होते थे, लेकिन अब वो कहाँ पे हैं मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन बहरहाल ये इनका बहुत बड़ा जो एक विंग है वो बाहर मौजूद है, और वो बाहर से बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनके जो यानी एक अगला मूव किसका हो सकता है, वो क्या हिजबुल्लाह इसमें, ये हमास ने पूरा हेड ऑन ले लिया। ये किसी अरब मुल्क की फ़ौज नहीं है, ये मिस्र की फ़ौज नहीं है, ये उर्दन की फ़ौज नहीं है, ये शाम की फ़ौज, ये फ़ौज नहीं है, ये हमास है। ये हमास है, एक तंजीम है जिसने पूरे इसराइल
की एक, यानी जिसको सबसे ज़्यादा दुनिया में बजट डिफेंस का जिनका है और जिनको एक अमेरिका और दुनिया, ये हमास ने ये समझें कि इनको हेड ऑन ले लिया और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी फ़ौज ने भी कभी पहुंचाया हो। जब इनकी जंगें भी हुई हैं इसराइल की, तो किसी फ़ौज ने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। मोहम्मद ताइब जो हैं वो इनको लीड कर रहे हैं कसाम ब्रिगेड को, तो उनके मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं और बड़ा रेयर होता है कि वो बयान दें। तो उनका ये बयान है, उनका बयान आया है कि उनके बयान आ रहे हैं कि जी ये हमारे पास फ़ौजी हैं, ये हम ले गए उठा के, ये अच्छा 100 के लगभग इसराइली मारे गए हैं अभी तक, ठीक है। ये मैं I24 इसराइल 24 न्यूज़ 35वीं स्लाइड को कोट कर रहा हूँ कि जो उन्हीं के मीडिया को कि इसराइली डेथ टोल जो है वो हमास ऑन स्लॉट राइजेस टू ओवर 100, ये 35वीं स्लाइड, ठीक है। यानी 100, ये बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ हैं। इन कैजुअल्टीज़ को अगर आप इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं वी आर एट वॉर, टाइम्स ऑफ इसराइल, सेकंड स्लाइड, हम हालत जंग में, जंग छिड़ गई है और हमास लॉन्चेस डेविस्टेटिंग सरप्राइज अटैक। लेकिन फिर खुद ही टाइम्स ऑफ इसराइल भी कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमास क्लेम्स टू कैप्चर सोल्जर्स, वो तो वीडियोज़ रिलीज़ कर दी हैं उन्होंने। और टाइम्स ऑफ इसराइल ही कह रहा है क्लोसर फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का कि गजा से हमास के जो टेररिस्ट आए वो कहते हैं इनफिल्ट्रेट कैच इसराइल अनप्रिपेयर्ड। अच्छा, और इसमें जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ही बात नोट कर रहा है कि अरब स्टेट्स जिन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया था वो खामोश हैं, वो खामोश हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, यानी वो ये कह रहे हैं कि जी डी एक्सकलेशन होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, ये मामला जो हैं ये अफाम व तफहीम से हल। वो मुजम्मत नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमास ने गलती की है, या वो कह रहे हैं कि ये डी एक्सकलेशन होनी चाहिए और जो है वो ये किसी तरह मामला अफाम व तफहीम के ज़रिए हल होने चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। ऑस्ट्रेलिया से क्या खबर आ रही है? ऑस्ट्रेलिया से 27 कह रहा है दिस इज अ टेरिबल इंटेलिजेंस फेलियर बाय इसराइल। अच्छा, और इसराइल जो 28वीं स्लाइड है, ऑनगोइंग ऑपरेशन टू फ्री हॉस्टेजेस, ये अब इस वक्त सदर्न इसराइल में, इसराइल के अंदर आ गए हैं फ्री हॉस्टेजेस, वहाँ बनाए हुए हॉस्टेज तो किल्स मोर देन 100, तो ये आफ्टर मास किल्स मोर देन 100 लोग मार दिए इसराइल के। अच्छा, अब सीज फायर का हो रहा है मुतालबा, यानी इवन रशिया भी, अगर 31वीं स्लाइड देखें तो रशिया भी कह रहा है कि जी पैलेस्टीनी इसराइल टू सीज फायर। दुनिया का अगर कोई एक मुल्क खड़ा हुआ है इस वक्त इसराइल के साथ, तो एक तो बाइडन कह रहे हैं कि ये, और 2-3 अच्छा यूरोप के मुल्क बड़े मुताद होते हैं इसमें, क्योंकि यूरोप के अंदर नेगोशिएशंस होती हैं, चाहे ओस्लो हो या वो मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हो, या तो वो बड़ा मुहतात होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स हो रही होती है। तो मतलब जेनीवा में कभी ईरान के साथ डायलॉग हो रहा है, कभी कहीं पर मुज़ाकरात जारी हैं, तो यूरोप मुहतात रहता है। लेकिन आया बयान तो एक बाइडन का आया और एक इंडियन एक्सप्रेस में कोट कर देता हूँ, स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, यरूशलेम पोस्ट, इसराइल एट वॉर, एटलीस्ट 100 इसराइली डेड। ये जो है ना कि इतनी बड़ी तादाद में कैसे हुआ, ये एक सवालिया निशान है, और इस सवालिया निशान का जो जवाब है वो लोग तलाश करते रहेंगे। अच्छा, टर्की ने भी यही कहा है, टर्की का डेली सभा कोट करें तो वो भी कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन फ्रॉम इसराइल पैलेस्टीनियन, यानी दोनों रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। तो ये जो मसला है कि भाई ये सब कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, मुजम्मत कोई नहीं कर रहा कि वो हमास की मुजम्मत इस वक्त कोई नहीं कर रहा कि अरब स्ट्रीट जो है इस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद एक साहब है मेजर जनरल निमरूद अलोनी। ये मेजर जनरल निमरूद अलोनी जो हैं, ये अलोनी फैमिली बहुत बड़ी एक यानी बड़ी मोतबर फैमिली है इसराइल की, और अलोनी फैमिली जो है ये मोतबरी भी है। इनकी वालदा को जो है ये मेजर जनरल निमरूद अलोनी, इनकी वालदा को वहाँ पर वो बड़ी लिटरेरी खातून रही हैं, तो उनको वहाँ पे बहुत इज़्ज़त की निगाह से इन अलोनी फैमिली को देखा जाता है। फिर इनके जो फैमिली है वो फ़ौज में भी है। एक वाक़या पेश आया था कई साल पहले, मैं उसको जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जब ये ब्रिगेडियर थे तो एक फैमिली को ये बचा नहीं पाए थे, तो फैमिली मर गई थी, फिर उन्होंने सॉरी किया था पब्लिक के सामने। बहरहाल ये प्रमोट होते रहे, और ये जो हैं ये इस वक्त जो है
ये गाज़ा के आप समझें कि जो ऑपरेशंस हैं, गज़ा के ऑपरेशंस, फ़लस्तीनियन के अगेंस्ट ऑपरेशंस, उसको ये हेड करते हैं मेजर जनरल निम्रोद अलोनी। इनको पकड़ के ले गए हैं फ़लस्तीनी। ये सबसे बड़ा, अगर कोई आप समझें कि उनके हाथ में ये, मैं अरब जो अरब पैलेस्टीनियन, और ये जॉर्डन में बेस्ड है, जॉर्डन में भी है, ये बैरूत में भी है, अल बवाबा वेबसाइट को मैं कोट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रिंट भी है इनका। ये अल बवाबा वाले कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी फाइटर्स कैप्चर इसराइली मेजर जनरल निमरूद अलोनी, और ज़ाहिर है फिर इनकी पिक्चर्स भी उन्होंने, ये पूरी दुनिया में तकरीबन घूम रही हैं पिक्चर्स। अच्छा, अब इशू सारा ये है कि इजिप्ट क्या कर रहा है इस मरहले पे। मिस्र का जो बयान है, वो बयान 24वीं स्लाइड, इजिप्ट वॉर्न्स ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इसराइली पैलेस्टीनियन फाइटिंग। यानी वो इसको कोई ऐसा मुल्क जो जिसने मुआहदा किया हो इसराइल के साथ पिछले चंद दिनों में, वो हमास की मजम्मत नहीं कर रहा। ये एक बड़ी इसमें जो एक बात है, वो बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईरान तो कर ही रहा है ना। ईरान तो जाहिर है कि वो तो इसराइल के साथ उनका एक चला आ रहा है मामला, और वो हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह इस मरहले पे क्या करेगी। हिजबुल्लाह के बारे में जो इसराइल की इंटेलिजेंस है, और जो बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट को देखते हैं गौर से, वो कह रहे हैं कि ये एक डाइवर्जन हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस मरहले पे हिजबुल्लाह दरमियान में आ जाए, और हिजबुल्लाह जो नॉर्थ से इसराइल का फ्रंट है वो खोल दे। बाकी इसराइल को तो हमास तो, यानी अब देखिए ना, पूरी उनका आयरन ड्रोम आगे पीछे दाएं बाएं, वो ज़मीन पर भी फ़ज़ा, ये दीवार बनी हुई है दरमियान में। गज़ा का जो बॉर्डर फेंसिंग हुई है, दीवारें भी हैं उसमें, ये बिजली छोड़ देते हैं बहुत बहुत, तो उसको क्रॉस करके आ गए हैं। अगर आप पिक्चर्स देखें ना, तो उन्होंने तोड़ा है, प्रॉपर तोड़ते हुए दीवारें, वो बुलडोजर से तोड़ी हैं उन्होंने दीवारें, वो एंटर हुए बाकायदा। और इनके टैंक भी ले गए हैं, इसराइली फौज के टैंक भी गजा में ले गए हैं, 52 फौजी ले गए हैं, उनमें मेजर जनरल्स हैं, उसमें उनके टैंक्स हैं, उसमें असला है, वो सारा, और इस वक्त भी लड़ाई हो रही है। तो ये, और साथ ही जो उन्होंने कहा है हमास की तरफ से, उन्होंने कहा है ये बड़ी जंग का, आज एक बड़ी जंग का, जो कि इस कुर्रे अर्द पे जो मकबूजा इलाके हैं उनको छुड़वाने के लिए बड़ी जंग का आगाज़ हमने कर दिया है, और तमाम फ़लस्तीनी, तमाम मुसलमान शामिल हो जाएं। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल ही पैदा होता है कि हिजबुल्लाह क्या करेगी। तो हिजबुल्लाह की मूवमेंट्स हो रही हैं, और थोड़ी देर पहले जो है वो ये इसराइल 24 को मैं कोट कर रहा हूँ कि 34 स्लाइड कि हिजबुल्लाह इंटेंडेड टू बिल्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट इसराइली टेरिटरी पे, और ये जो है ये वहाँ पे हिजबुल्लाह की मूवमेंट्स हैं। द हिल एक बड़ा प्रोमिनेंट वेबसाइट है अमेरिका की, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान से, सऊदी अरेबिया भी वही कह रहा है जो कतर कह रहा है, ईरान कह रहा है कि इसराइल हैज़ ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम फॉर हमास अटैक्स। अच्छा, अब इशू ये है सारा यहाँ पे, ब्लूमबर्ग जो है उसने कहा है कि हमास जस्ट टॉर्च बाइडेंस डील टू रीमेक द मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट की एक डील बनाने की कोशिश कर रहे थे प्रेसिडेंट बाइडेन, हमास ने उसको आग लगा दी है। ठीक है, हमास ने उसको आग लगा दी है, और वो जाहिर है कि जो भी उनकी एक डील चल रही थी सऊदियों के साथ, इसराइल के साथ, आगे पीछे दाएं बाएं, और ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि फॉर ऑयल इट्स नॉट 1973 अगेन, वही जो मैंने बात आपसे की थी ना कि 73 के अंदर नॉट अगेन, लेकिन इट कुड स्टिल टर्न अगली। हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं ये ऊपर जाएं आगे पीछे, क्योंकि ये जो है ये टैप बहुत हो सकता है ऑयल, लेकिन इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में जाएंगे। इसकी एक कैजुअलिटी तो ये बन गया पीस प्रोसेस। लेकिन एक सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पे, जो बड़ा सीरियसली डिस्कस हो रहा है इंटेलिजेंस और सफारतकारों में और इंटेलिजेंस एजेंसी में, सब में, कि इसराइल की इंटेलिजेंस को किसने फेल किया और हमास को किसने सपोर्ट किया इस वक्त। इसराइल की ये ध्यान में रखें कि गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं, गोलान की पहाड़ियाँ जो कि इसराइल के पास है एक हिस्सा, लेकिन वो उधर सीरिया है, वहाँ पे हिजबुल्लाह बैठी है, वहाँ शाम की फौज नहीं, हिजबुल्लाह बैठी और रशियंस बैठे हैं। खुद ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद रशियंस को देखा हुआ उन इलाकों में। सुने, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेलियर किसने किया है। यानी एक इसराइल के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि उनका पूरा सिस्टम कैसे ख़राब हुआ, कैसे हुआ, उनको इंटेल क्यों नहीं मिली, इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही थी गज़ा के अंदर,
किस दुनिया में किसने, क्या अमेरिकन ने तो नहीं कर दिया कहीं खुद सही डम कर दिए। नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा था ना, नेतन्याहू तो 1 साल से कह रहा था मुझसे मिलो, तो बाइडेन मिल नहीं रहे थे, तो बाइडेन तो अभी मिले, फिर सऊदी अरेबिया से बात करें, फिर ये करें, फिर ईरान के सॉरी इंडिया के साथ कोई आईमैक का प्रोजेक्ट ऐलान हो गया, वो निकलेगा, आईमैक की पाइपलाइन चलेगी, फिर पाइपलाइन सऊदी अरब आएगी, सऊदी अरब से जाएगी वो जॉर्डन से जाएगी हैफा, ये वो भी कहीं गायब हो गई। सही। तो इसमें अब इसके असरात क्या होंगे, वक्फा लें। और क्या हिजबुल्ला इसमें कूदेगा, और हिजबुल्ला कूदेगा तो फिर ईरान, पाकिस्तान, आगे पीछे, दाएं बाएं, यूरोप में ये मामला कहाँ तक आगे जा सकता है। ओके नाज़रीन, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो फिर आप ये कह रही हैं ये जो जंग बढ़ रही है इसकी कशीदगी की वजह से जो असरात हैं पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक पे भी मुरतब हो सकते हैं? जी, ये तो अभी इस वक्त अभी हम बात कर रहे थे वक्फे में, तो गज़ा टावर के ऊपर और बड़ी जगहों पे अटैक्स की इसराइली फ़ौज तमाम, और हमास की तरफ से जो लेटेस्ट बयान आया है कि अगर तुम्हारे पास असला है जहाँ पर भी हो तो निकाल लो, कहाँ किस दिन के लिए रखा हुआ है, ये पूरे जो फ़लस्तीन और बाकी लोगों से उनका मुतालबा है। अच्छा, सवाल यहाँ पर लेकिन ये है कि उनके कब्ज़े में इसराइल के फ़ौजी, उन्होंने यरगमाली बना के उनकी फुटेज भी रिलीज़ कर दी है, तो वो ह्यूमन शील्ड, इसराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसी जगहों पे बॉम्बिंग करे, क्योंकि वो अगर बॉम्बिंग के नतीजे पहले इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, फिर बॉम्बिंग के नतीजे में उनके बंदे अगर मर गए ह्यूमन शील्ड के तौर पर। अच्छा, आप ये देखिए खलीज टाइम्स ने यूएई का क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट सफरिंग स्लाइड, यूएई कॉल्स फॉर एंड टू एस्केलेशन वायलेंस, ऑफर्स कंडोलेंसेस ओवर डेथ्स। ठीक है, और अल अरेबिया यहाँ पे हिजबुल्लाह की खबर कोट कर रहा है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमास ऑपरेशन इज मैसेज टू दोज सीकिंग नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल। ठीक है, ये अल अरेबिया जो कि अरब सऊदी अरेबिया का, वो कह रहा है हमास का ने मैसेज उन सबको भेजा है जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे थे, यानी सऊदी अरब भी चाह रहा था, बाकी मुल्क भी चाह रहे थे, तो उनको ये मैं आपको बताऊं बात कि ये इस तरह से उन इलाकों में बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। ये आप एंटर हों लेबनान में, तो लेबनान और गज़ा के दरमियान में इसराइल है, बहुत इसराइल की, तो नीचे से जो हैं सुरंगें हैं, वो सुरंगें अगर आप लेबनान में एंटर हों तो वो इसराइल में आप निकलते हैं, अगर आप इजिप्ट के अंदर एंटर हों तो आप गज़ा में निकलते हैं। और वो खंदकें जो हैं या जो सुरंगें हैं उनको बरसा बरस लगे हैं, और वो पूरे उस इलाके में कई सुरंगों के अंदर तो बाकायदा बारूद बिछा के उन्होंने उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी वो सुरंगें मौजूद हैं, किसी को जाने नहीं देते। लेकिन ये इत्तेफाक से मैं वहाँ घूम के आया हूँ उन इलाकों में, किसी अच्छा वहाँ असला भी रखा हुआ है मैसिवली, वहाँ पे बाकायदा ये जेल हैं जिसके अंदर वो ये पकड़ के ये रमाल बना के रखते हैं कि अगर ये बॉम्बिंग हो तो वो सुरंगों के साथ ही पत्थर गिरें तो ना सिर्फ उनके लोग बल्कि वो जो इसराइली वगैरह पकड़े हुए हैं वो भी साथ ही जाएं। अच्छा। और जो बाकी गैर मुल्की पकड़े, अभी ये नेपाली भी दरमियान में कहीं अगवा हो गए हैं, ये भी खबर आ रही है कि नेपाल के कुछ बाशिंदे भी मिसिंग हैं। बहरहाल तो उनको फिर ऐसी जगहों पे कि भाई हमला हुआ तो ये आपने किया, इसराइल ने किया है, और उसके साथ ही वो पूरी सुरंग बैठ जाती है। लेकिन ये सुरंगें जो हैं ये इसमें इन सुरंगों के अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इसमें सोने की जगह भी है, ये मुख्तलिफ जो बाग हैं वहाँ पर ये सुरंगें बनी हुई हैं, इन्होंने वेपन्स वगैरह अपने शो करने के लिए कुछ जगहों पे वो नुमाइश वगैरह करते हैं। लेकिन ये जब एक दफ़ा मैं जियो में जब था तो यहाँ से सुरंगों के थ्रू इजिप्ट से भी एंट्री की हुई है, उस साइड से भी की हुई है, तो ये वॉर कवरेज के दौरान ये देखने का इत्तेफाक हुआ, और ये कमाल है। इसमें यानी उन्होंने इंश्योर किया हुआ है कि अगर ये सुरंगें किसी तरह तबाह हों तो उसके नतीजे में इसराइल का अपना नुकसान भी हो, तो उसको इन सुरंगों को वो यूज़ करते हैं जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, यहाँ कैद कर देते हैं सुरंगों के अंदर उन बंदों को, या ये टावर्स वगैरह जहाँ बॉम्बिंग शुरू की है इन्होंने। अभी इशू ये है कि इसके असरात क्या होंगे। इसके असरात देखें, एक तो ये है कि ये जंग एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट जिसको मैं कहता हूँ ना हमेशा, कि एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अपनी जगह ठंडे पड़े रहते हैं, वो उसको आप बैक बर्नर पे डाल देते हैं, वो रहते हैं अपनी जगह, जिनमें से एक फ़लस्तीन है, कश्मीर है, ये यूक्रेन का मसला देखें ना, सदियों पुराना झगड़ा है, लेकिन दहाइयों पहले का तो है ना कम से कम। ये निगोर्नो काराबाख के इशूज़, ये चाइना इंडिया के बॉर्डर्स का इशू, कश्मीर का इशू, ये गज़ा जो सबसे बड़ी जेल है, आप देखें छोटा सा इलाका 20 लाख लोग रहते हैं, ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई।
अब मसला ये है कि वो जो सऊदी अरेबिया ने एक तरफ तो बात की कि 2 नेशन होनी चाहिए, साथ ही अपने सफ़ीर को भेजा, सफ़ीर को मस्जिद अक्सा में वो पहले वापस आ गए, साथ उन्होंने बात भी शुरू की। अमेरिका भी बेजार है, ये मैं आपको बताऊँ, अमेरिका बेजार है ये नेतन्याहू गवर्नमेंट से कि नेतन्याहू गवर्नमेंट एक इंतहा पसंद राइट विंग गवर्नमेंट जो कि प्रोवोक कर रही है सारे अमन के जितने मंसूबे होते हैं उसको ये हुकूमत, इसराइल नहीं, ये हुकूमत नाकाम बना देती है जो कि इंतहा पसंद हुकूमत है। कभी मस्जिद अक्सा में बेरुमती के लिए घुस जाते हैं, कभी मारते हैं। ये पिछले 1 साल के दौरान इन्होंने कुछ 700 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद किए हैं। तो ये मुसलसल प्रोवोक कर रहे हैं सबको। अब यहाँ इशू ये है कि इनकी सब मुल्क ये कह रहे हैं कि जी हम डी एक्सकेलेट करना चाहते हैं। इजिप्ट भी कह रहा है डी एक्सकेलेशन करें, यानी कि आपस में ना लड़ें, नुकसान होगा। अच्छा जी, सऊदी अरब भी ये कह रहा है, यूएई भी ये कह रहा है, टर्की भी ये कह रहा है, रशिया भी ये कह रहा है, और यूरोप के अक्सर मुल्क भी कह रहे हैं कि डी एक्सकेलेट करें, सुलह सफाई से काम लें। लेकिन आज की रात भारी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी हजीमत है इसराइल के लिए कि कोई फ़ौज, ये फ़ौजों से जीते हुए हैं, सारे अरब मुल्कों की फ़ौज जीते हुए हैं, हमास ने इनको लकीरें निकलवा दी हैं। तो ये एक ऐसा मसला है। और फिर दूसरी बात है कि हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है खामोशी से? हमास के पास मुकम्मल इंटेल थी। मेरी काफ़ी अलमनार टीवी और ये जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वहाँ पे और एक्टिव, उनसे मेरी बात हो रही थी आज भी दिन में, तो वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा खुल के तो बात नहीं करते, लेकिन इशारों को में जो बात हो रही थी वो कहते हैं कि कंप्लीट इंटेल थी। हमास ने प्रॉपर तैयारी के साथ, ये हो नहीं सकता कि समंदर से भी हो तो फ़ज़ाइया से भी हो तो लैंड भी हो, और सारा चारों तरफ से घेर के, और साथ ही मगरबी किनारा भी एक्टिव हो गया। महमूद अब्बास की बात करने का मतलब यह है कि ना सिर्फ गज़ा बल्कि उधर से फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी खड़े होने लगी है, और उनके साथ फिर उधर से जॉर्डन से खामोश हमायत के। तो ये इसराइल अगर आज रात को, या और मसले कि 52 फौजी लेके चले गए, और मतलब वो गुस्से में आ गए ना कि 100 बंदा हमारा मरा है, और जी हमारे बंदों की वीडियोस वहाँ पे वो ट्रकों की और टैंकों की, और अब वो या तो जवाब में अगर अटैक करेंगे तो उनके अपने बंदे मारे जाएंगे, जो कि बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, या ये इंटरनल क्योस चल रहा है इसराइल के, या फिर ये है कि वो रशिया से या चाइना से कहेंगे। चाइना खामोश है, चाइना वो है जो फ़लस्तीनी इसराइली इशू को रिजॉल्व करने की बात कर चुका है। अच्छा, इसमें जो है वो ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात ऊपर नीचे, लेकिन वो आज उनके मिनिस्टर्स की फिर बात हो रही है, वो खेल वगैरह का इशू था, वो फुटबॉल वगैरह वो शुरू कर रहे हैं। यूएई और टर्की की बात हुई है आज, ये मैंने पहले भी कहा था कि आईमैक्स से ज़्यादा वो यूएई उनके साथ एक अपना ब्रिज बना रहा है, उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है। तो ये अब कहाँ जाएगा मामला, ये कहाँ तक क्या, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा था, यूक्रेन किसी मरहले पे डंप ना हो जाए। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि किसी मरहले पे, 2-3 सालों से मैं बात कह रहा हूँ, किसी मरहले पे अमेरिकन इसराइल को डंप ना कर दें। उसकी वजह ये कि यू कहते हैं यूएस सर्विस नो मोर रिक्वायर्ड। आप यूक्रेन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर सके, मिडल ईस्ट के अंदर आप इस बात के ऊपर कि भाई इसराइल को मानेंगे तो असला मिलेगा। भाई इसराइल में ऐसी क्या चीज़ है? अच्छा, फिर उसके बाद 2 नेशन सोल्यूशन आता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर वो मसला ये है कि वो इस पूरे मसले में या तो गवर्नमेंट चेंज करके वहाँ पर एक मॉडरेट सी गवर्नमेंट आएगी, वो बात करेगी लोगों से और वो कहेगी हाँ भाई ठीक है, ये जो ऑस्लो अकॉर्ड था जिसमें मुआहदा हुआ था, जिसको माना था सबने कि 2 नेशन सोल्यूशन होना चाहिए, पाकिस्तान भी जिस पे खड़ा हुआ है, या तो ये उस तरफ जाएंगे, या ये है कि ये मामला अगर ख़राब होगा तो ख़राब होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हो गई तो खिता इन्वॉल्व हो जाएगा। हिजबुल्लाह और अरब स्ट्रीट में आपको बताऊँ बात, ये 2006 में जब जंग छिड़ी ना, सऊदी अरेबिया समेत कई मुल्क इसमें आना नहीं चाह रहे थे। अरब स्ट्रीट जो है ना, सड़क अरब स्ट्रीट, वो इतनी ज़्यादा फ़लस्तीन के साथ है, फ़लस्तीनियों के साथ है कि उनके हुक्मरान परेशान हो जाते हैं कि ये कहीं दोबारा कोई स्प्रिंग टाइप चीज़ ना शुरू हो जाए मुल्कों में। तो वो मजबूर होते हैं इस बात पे कि वो बयान दें, क्योंकि अरब मुसलमान दुनिया का इशू है ना ये मस्जिद अक्सा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मस्जिद अक्सा पे समझौता किया जाए, लेकिन वो तल अवीव से यहाँ शिफ्ट करने के चक्करों में ईद और यरूशलेम से जो इब्राहिम अकॉर्ड हुए थे। देखना ये है कि अगले 24 घंटों में या तो ये सीज़ फायर होगा तो किस कंडीशन पे होगा, अगर ये छोड़ेंगे फ़ौजी तो किस कंडीशन पे छोड़ेंगे हमास वाले, और इसमें महमूद अब्बास का क्या रोल होगा, हिजबुल्लाह का क्या रोल होगा। मुस्लिम ममालिक ने तो खामोशी इख्तियार की, और लेकिन हमास को इंटेल फराम की है किसी ने, सही हमास को किसी ने इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड की है, और अभी भी शायद कर रहा है कि इसराइल को जाके तुम दो। सही ठीक है, तो वो कौन है, उसके आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से भी पर्दा उठेगा। जो हमास ऐसे इतनी बड़ी जंग छेड़ के तो हमास नहीं छेड़ेगी ना, तो कंप्लीट इंटेलिजेंस थी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान जी। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।